नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है भाई। और आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से इस आखिरी क्लास में जो एसएससी इको 03 आपका बैच था। ये एक्चुअली आज की लाइव क्लास बीच में अचानक से रुक गई, कुछ डिवाइस में खराबी आ गई है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है मेरी आप लोगों के साथ। इसीलिए मैं इस छोटी सी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। कल वैसे भी आपका ऑफ है, रक्षाबंधन है, कल छुट्टी रहेगी, तो क्लासेस आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर जो कंटेंट बचा है, कोई समस्या परेशानी आपको नहीं होगी इसमें। मैं एक क्लास आपको रिकॉर्डेड दे रहा हूँ, और जिस तरह बाकी की क्लासेस आपने की हैं कोई समस्या नहीं आई है, वैसे इसमें भी नहीं आएगी। मैं आपको जो पढ़ा रहा था क्लास में वो कॉस्ट पढ़ा रहा था, पहले उसी की बात कर लेता हूँ। देखो, कॉस्ट में मैंने आपको ये बताया कि जितनी भी प्रकार की कॉस्ट हमारी है, किसी सामान को, वस्तु को बनाने का खर्चा, इसमें एक होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। कैसे डिफाइन करते हैं सर? अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसको बनाने तक जो खर्च आता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सामान बनाया तो उसका मटेरियल लगा होगा, वेजेस लगे होंगे, बिजली लगी होगी, फैक्ट्री किराए पर ली है उसका किराया भरा होगा। सर ये सब बनाने के खर्चे हैं। बनाने के बाद एडवर्टाइजमेंट करना, शोरूम पर रखना, सेल्समैन को सैलरी देना, पैकिंग के खर्चे करना, ट्रांसपोर्ट के खर्चे करना, ये सारे खर्चे बाद वाले हो गए। तो जो प्रोडक्ट बनाने तक का खर्चा है वो डायरेक्ट है, और जो बनाने के बाद का है वो इनडायरेक्ट है। इनको क्लासिफाई करने के लिए हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आपको बस ये पता हो कि डायरेक्ट का मतलब और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, फिर डिफाइन कर दोगे वहां। और इसी प्रकार से फिक्स और वेरिएबल भी बांटते हैं सर हम लोग। जो यूनिट के साथ चेंज नहीं होती है कॉस्ट, यानी फैक्ट्री का किराया आपका नंबर ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता सर। मटेरियल जो है आपका सामान, वो 1 यूनिट बनाओ या 10 बनाओ या 100 बनाओ, किराया तो महीने का फिक्स जाना है। सेल्समैन को सैलरी फिक्स देनी है, चाहे सामान कम बिके या ज्यादा बिके। लेकिन मजदूर को मजदूरी पूरी नहीं देनी है, क्योंकि मजदूर का मतलब ये होता है जो काम के हिसाब से पैसे लेगा। मटेरियल उतना जितना काम होगा सर, जो यूनिट के साथ लगेगा वो यूनिट के साथ चेंज होगा, वो वेरिएबल है। जो फिक्स रहेगा वो फिक्स्ड है, यानी कि। तो अब आप कहेंगे सर मटेरियल कैसा है? मैंने कहा फिक्स भी, वेरिएबल भी है और डायरेक्ट भी है। फैक्ट्री का किराया कैसा? फिक्स भी है और डायरेक्ट भी है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये फिक्स हुआ ये किस में जाएगा? देखो, फिक्स और वेरिएबल को बांटना अलग नेचर है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को बांटना अलग नेचर। इसमें क्लास में आपसे पूछूं, बताओ कितने बॉयज हैं और कितने गर्ल्स हैं, तो ये अलग पैरामीटर हुआ सर। मैं पूछूं कितने ग्रेजुएशन कर चुके हैं और कितने ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, ये अलग पैरामीटर हुआ। तो बहुत सारे लोग, गर्ल्स जो होंगी वो ग्रेजुएशन में भी होंगी, नॉन ग्रेजुएशन में भी। बहुत सारे बॉयज ग्रेजुएशन में भी होंगे, नॉन ग्रेजुएशन में भी। तो सेंस को क्लियर करना जरूरी है आपके लिए, वो होपफुली हो गया होगा। अच्छा, जब हम ये कहते हैं किसी एक ऑल्टरनेट को चुनते हैं सर, किसी दूसरे को छोड़ देते हैं, तो जिस ऑल्टरनेट को छोड़ दिया हम लोगों ने, जिस ऑप्शन को छोड़ दिया, जैसे मान लो एक समय में गेहूं और चावल एक समय में होता है, अगर तो गेहूं चुनेंगे तो चावल छोड़ना पड़ेगा ना फिर हमें। अगर एक समय में हो, एक जॉब करेंगे दूसरी छोड़नी पड़ेगी हमें, तो इसका मतलब उस छोड़े हुए ऑल्टरनेट को, सेकंड बेस्ट वाले को हमने अवसर लागत कहना है। और मार्जिनल कॉस्ट, जो बार बार पढ़ रहे हैं क्लास में सर, जितना टोटल में चेंज होता है उसी को मार्जिनल कहा जाता है। जितना टोटल में चेंज होता है उसी को मार्जिनल कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है मार्जिनल को कैसे निकालते हैं। ये कॉस्ट पर बेस्ड सवाल है, और इसमें से कई बार पूछ लेता है हमसे कि अगर हम बताओ मैं फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ बनाऊंगा, तो आप कहोगे सर जो फिक्स्ड कॉस्ट होगी इसका मतलब ये होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसका कर्व बनाऊंगा, इसका वक्र बनाऊंगा, तो कैसा बनेगा? आप कहोगे सर ये कुछ ऐसा बनेगा कि चाहे कितनी भी नंबर ऑफ यूनिट हो आपके पास, 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं इसमें ये फिक्स रहता है सर, ये कॉस्ट जो होगी एफसी यानी फिक्स्ड कॉस्ट, ये सीधा ऐसा बनेगा। और ऐसे कर्व को क्या बोलते हैं? तो आपने कहा सर ऐसे कर्व को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हमने पढ़ा है इसे। इसे हॉरिजॉन्टल हिंदी में क्षैतिज बोलते हैं। अच्छा, अगर ये पूछ लेगा कि मार्जिनल कॉस्ट का कर्व कैसा होगा, मार्जिनल जो चेंज होती है सर, सीमांत लागत कहते हैं इसको, बस याद रखिएगा। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है और जो एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज तो जानते हैं 1 यूनिट में निकालने को कहते हैं सर। ये दोनों जो कॉस्ट है इनके बारे में पूछ लेता है, इनका ग्राफ कैसा होगा। इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों का आकार ऐसा होता है सर, एमसी का भी और एसी का भी, दोनों का ऐसा होता है। और ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं?
ऐसे ग्राफ को यू शेप्ड कहते हैं। क्यों बनता है वो उतना मत सोचिएगा, क्योंकि उतना सोचने में गए तो फिर बहुत समस्याओं में घिर जाएंगे। इसको यू आकार कहा जाता है सर, ये दोनों यू आकार के होते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेगा कॉस्ट के बारे में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। अब मेरी बात समझना भाई, तो आपने कहा कॉस्ट के बारे में तो बात हो गई सर, अब क्या होगा इसके बाद? देखो मैं आपको बताऊं, इसके बाद एक आपको मैं वीडियो अपलोड करा रहा हूं इस वीडियो के साथ में, और उस वीडियो में क्या होगा आप देखोगे कि सर जो छोटे छोटे टॉपिक हैं बड़े प्यार से समझाए हुए हैं मैंने, जिसमें MSME क्या होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है, CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है CSR वो क्या होता है, या इसके अलावा जैसे SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो क्या होता है, महारत्न और नवरत्न में जो कंपनियां हैं हमारी वो क्या होता है। बस मैं आपको ये कहूंगा कि जो महारत्न कंपनियां हैं सर, उस वीडियो में आप देखोगे उसमें एक कंपनी बढ़ गई है महारत्ना के अंदर सर, अभी एक ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है वो बढ़ गई, 13 कंपनियां वहां पहुंच गई हैं। नवरत्ना में एक कंपनी जो ऑयल इंडिया थी वो महारत्ना में चली गई, लेकिन उसकी जगह पर ONGC विदेश नाम की कंपनी आ गई सर। 13 ही महारत्न और 13 ही नवरत्न है। तो ये जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें आप कवर कर लोगे, लेकिन इसके अलावा आपके मन में 2-3 सवाल उस दिन पूछ रहे थे सर, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें आप कराओगे या नहीं। देखो ये इकोनॉमिक्स में नहीं होता, ये जीके में होता है भाई। अगर आप कहोगे तो मैं इतना कर सकता हूं आपके लिए कि मैं आपको इसकी अपडेटेड PDF दे दूं। वैसे आप देखोगे कि सर अभी करीब 15 दिनों के अंदर, 15 डेज के अंदर, मैंने आपको शायद बताया भी था, मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लास यूट्यूब पर कराई थी और उसमें पूरी डिटेल प्रोवाइड की थी। मैं वो PDF आपको दूंगा, वो बिल्कुल अपडेटेड है, कोई परिवर्तन उसमें अब तक नहीं हुआ है। अच्छा, एक आप पूछ रहे थे सर सेंसस जनगणना 2011 और बाकी डेटा वाली, देखो ये भी आपका जीके वाला पोर्शन है और ये आपको वो PDF में मिलेगा। बस यही होगा उसके अंदर कि कौन से राज्य की आबादी की सबसे ज़्यादा है, कौन सी कम है, कहाँ की लिटरेसी ज़्यादा है, कहाँ की लिटरेसी कम, इस तरीके के सवाल उसमें रहेंगे। और एक आप कह रहे थे सर गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं स्पेशली, देखो ये चीज़ें अपडेट होती है, करंट पर बेस्ड होती है, लेकिन जो पुरानी योजना है उसकी मैं एक PDF दे दूंगा। ये 3 जीके के टॉपिक की मैं PDF दे दूंगा और जो क्लास होंगी उसको तो आप पढ़ेंगे ही। तो होपफुली उसमें अब आपको कोई समस्या नहीं आएगी, मेरी तरफ से भी कोई समस्या आपको नहीं रही होगी। ये मैं क्लास अपलोड करा देता हूं, आप आराम से इसे कर लीजिएगा। होपफुली सब कुछ बेहतर और क्लियर रहेगा। तो बिल्कुल मजा आया होगा, कंटेंट को पूरी ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश की रहे आपने पढ़ने की। समस्या नहीं होती तो लाइव ही कर रहे होते उस आखिरी क्लास को भी हम लोग, लेकिन आज मैं इसे कंप्लीट कर देता हूं क्योंकि शायद मैं 2 दिन क्लास ना ले पाऊं, कल तो छुट्टी ऑफिशियली है ही और परसों भी ना ले पाऊं अगर, तो आपको मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, बीच में कंप्लीट कर रहा हूं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए, पूरे प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, मिलेगी जरूर। थैंक यू।